चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब। सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा पनियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। मैं विवेकानंद विद्यापीठ परिवार पावली की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हुए परीक्षा परिणाम की घोषणा करता हूँ। अपने विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हुए हैं और 98+ अंक लाके स्कूल टॉपर भी रहे हैं, 2 विद्यार्थी सामूहिक रूप से भी। इस वर्ष अपने कक्षा प्रथम से लेकर 11 तक की कक्षाएं लगी थी, जिसमें 11 साइंस, आर्ट्स, फिर 9th, 7th, 6th ये सीनियर क्लासें हैं जो लोकल परीक्षाएं दी थी जिन्होंने, उनका रिजल्ट अपने यहाँ से घोषित होगा और बोर्ड कक्षाओं का परिणाम जो भी आना है उसकी घोषणा तो राज्य सरकार ही करती है। अभी प्रिंसिपल सर की अनुपस्थिति के कारण ये परीक्षा परिणाम मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल न देते हुए हर कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम सूचित कर रहा हूँ। अपने कक्षा 11th आर्ट्स में प्रथम स्थान मसराराम पूराराम जी 96%। तालियां इस भैया के लिए जिसने अपने माध्यमिक स्तर की परीक्षा के बाद सीनियर के लिए प्रथम बार 11th परीक्षा, ये थोड़ा अलग तरह का कोर्स भी होता है, शानदार प्रतिशत बनाए हैं। द्वितीय स्थान पर महेंद्र कुमार अग्राराम जी, इसने भी 96%, मतलब सेम एक फर्स्ट रैंक पे दोनों ही हैं। और दूसरा स्थान रमेश कुमार प्रेमाराम जी, जिसने 93.30% प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर श्रवण कुमार पीराराम जी, इस विद्यार्थी ने 84.5% प्राप्त करके कक्षा में अपना स्थान बरकरार रखा। 11th साइंस में प्रथम स्थान बहन इंदिरा कुमारी जगाराम जी, जिसने 91.8% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर जानकी कुमारी संजय कुमार जी, जिसने 86.90% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर गोमती कुमारी श्रीमान बगदा राम जी, इसने 86% अंक प्राप्त किए हैं। 9th की अपने यहाँ 2 कक्षाएं थी, 2 वर्ग थे, जिसमें 9th A में प्रथम स्थान अमर सिंह कल सिंह जी, जिसने 90.08% अंक प्राप्त किए। 9th और 8th की कक्षा पूरी होने के बाद 9th में भी कोर्स वगैरह थोड़ा चेंजेस रहता है, तो ये एक अलग पड़ाव पे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जो ये विद्यार्थी पुष्प वर्षा के लिए वहाँ लाइन में खड़े हैं, वो पुष्प वर्षा हो जाने के बाद अपना स्थान ग्रहण करेंगे, अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। 9th ए में ही द्वितीय स्थान नरसिंह राजूराम जी देवासी, जिसने 77% प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर दिनेश कुमार हरनाराम जी, जिसने 75% प्राप्त किए। इन भैया को भी प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। 9th बी में प्रथम स्थान नितेश कुमार यवनाराम जी, जिसने 76% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान आकाश कुमार नगाराम जी, जिसने 65% प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर विशाल कुमार मंगलाराम जी, भैया ने 59% अंक प्राप्त किए हैं और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अपने 7th का हमारा बैच शानदार था। प्रथम स्थान कुलदीप चौधरी गीगाराम जी चौधरी, जिसने 98% अंक प्राप्त करके पूरे स्कूल में टॉपर किया। तालियां होनी चाहिए शानदार सबके लिए। द्वितीय स्थान विद्या चौधरी जगाराम जी, बहन ने 98.17% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर विशाल कुमार जवाराम जी 97.75% अंक प्राप्त किए हैं। 6th की भी अपने 2 कक्षाएं थी। वर्ग ए में मानसी कुमारी तलकाराम जी 93.67% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर श्रवण कुमार आशाराम जी 93.4 अंक प्राप्त किए हैं। और तृतीय स्थान पर नितेश कुमार जोईताराम जी, जिसने 90% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 6th बी में प्रथम स्थान युवराज पन्नाराम जी, इसने 75.5% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर भरत कुमार कालूराम जी 74.67% अंक प्राप्त किए हैं। और तृतीय स्थान पर नीतू कुमारी पूनमाराम जी 73.8% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये अपने सीनियर वर्ग में थे। और प्राइमरी में प्रथम स्थान कक्षा 4th, ये पूरे प्राइमरी सेक्शन में टॉपर हैं दीक्षित कुमार देवाराम जी 98.43%। द्वितीय स्थान पर साक्षी माली अशोक कुमार जी माली 98.34, ये भी कंबाइन रूप से प्रथम स्थान पर है। तो ये प्रथम और द्वितीय दोनों प्रथम ही है। अब द्वितीय स्थान के लिए हैं साक्षी कंवर देवी सिंह जी, जिसने 97.71% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर हिंगलाज कंवर मोड़ सिंह जी, इसने 96.57% अंक प्राप्त किए हैं। फिर 3rd कक्षा में प्रथम स्थान दशरथ चौधरी हंताराम जी, इसने 97.71% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर मित्तल कुमारी तलकाराम जी 96.61% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर महिमा कंवर झालम सिंह जी, इसने 96.57% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार कक्षा द्वितीय में वंदना मेघवाल लेराराम जी, इसने 98.8% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर वर्षा कुमारी रमेश जी, जिसने 89.02% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान पर दीप्ति कुमारी जोईताराम जी, जिसने 88% अंक प्राप्त करके अपना स्थान रखा है। प्रथम कक्षा में प्रथम स्थान हेमलता कुमारी प्रहलादाराम जी, जिसने 88.40% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर कार्तिक कुमार कृष्ण कुमार जी, इसने 87% अंक प्राप्त किए हैं। और तृतीय स्थान
हरीश प्रजापत दिनेश कुमार जी, इसने भी 87.80% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर हैं। तृतीय स्थान पर चेताराम अजबाराम जी, इसने 87.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार अपने अरुण और उदय कक्षाएँ भी हैं। तो उदय कक्षा जिसे PP5 कहा गया है, यहाँ पर प्रथम स्थान है प्राची कुमारी दिनेश कुमार जी, 96% अंक प्राप्त किए। ये खेलने की उम्र है, फिर भी इन खेल के साथ शिक्षण गतिविधियों में भी अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान है प्रियंका चौधरी महादेवाराम जी, इसने 95% अंक प्राप्त किए हैं। तृतीय स्थान है कुलदीप बगदाराम जी, जिसने 95% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार PP4 अरुण कक्षा अंकिता कुमारी यशवंत कुमार जी, इसने 95% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर भवानी सिंह दलपत सिंह जी, इसने 88.8% अंक प्राप्त किए हैं। और तृतीय स्थान पर निर्मल देवासी हरचंद राम जी, इसने 88% अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार हर कक्षा से जो लोकल कक्षा हैं, बोर्ड कक्षाओं को छोड़ के, उनमें संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो जिनके नाम मैंने अभी पुकारे हैं वो अपनी कक्षा वाइज तैयारी रखें और तुरंत आकर के अपना प्रशस्ति पत्र ले जाए। प्रशस्ति पत्र देने के लिए अभिभावकों में से ही मैं आमंत्रित करता हूं, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान वाले प्रशस्ति पत्र एक बार आप अपने संभालिए। तो प्रथम स्थान इनाम वितरण के लिए या प्रशस्ति पत्र देने के लिए मैं वासुदेव जी दवे सावितर को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे पधारें और अपने कर कमलों से विद्यार्थियों को प्रथम स्थान का प्रशस्ति पत्र प्रदान करावे। द्वितीय स्थान के लिए श्रीमान पताराम जी चौधरी आलड़ी, आप मंच पे पधारे और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करावे। तृतीय स्थान के लिए श्रीमान मोड़ सिंह जी पावली, कृपया मंच पे पधारें और अपने कर कमलों से छात्रों को इनाम वितरण करें। तो सर्वप्रथम कक्षा 11 आर्ट्स प्रथम स्थान मसराराम पुराराम जी, मंच पे आए और अपना इनाम लेके जाए। ये लगातार अपनी कक्षा में प्रथम रहने वाला है। मनवारी रे थाने किणरी कारो रे मनवारी रे उम्हारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया रे उम्हारा परदेसी में मोन घरे आविया रे। थानी मुतिड़ा सू लेवू में बदारे रे थानी मुतिड़ा सू लेवू में बदारे रे उम्हारा देश की आजादी को जो खतरा बने हुए हैं, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए। डॉक्टर साहब,
कि देश की आज़ादी को जो खतरा बने हुए हैं, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए। और बेटे आस्तीनों में भारती को डसते हैं, ऐसे विषधारियों का सर्वनाश होना चाहिए, ऐसे विषधारियों का सर्वनाश होना चाहिए। और विवेकानंद विद्यापीठ का कार्यक्रम शानदार लगाओ तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, जिनको सुनने के लिए आप बड़े उतावले हैं। लेकिन जहां भी अपन जिस कार्यक्रम में जाए बड़े उत्साह उमंग, अपना जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, भले सुनने के लिए आप आए हैं, श्रोता हैं आप, लेकिन उसमें भी बड़े मनोयोग के साथ में सुनना है। फिर कोई पूछेगा कि गणपत सिंह जी ने क्या कहा था, तो कि यूट्यूब देखता हूँ वापस। यार आप तो खुद वहाँ मौजूद थे, लाइव थे आप। भले ही पूरी बात पहले नहीं पड़े, लेकिन कुछ न कुछ तो पॉइंट्स तो अपने जीवन में उतारने हैं, तभी जाके हम सक्सेस हो पाते हैं। बस अब आपके बहुत कम इंतजार है। कुछ ही क्षण के बाद आदरणीय गणपत सिंह जी राजपुरोहित और पहली बार इस विवेकानंद विद्यापीठ में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। तमाम जितने भी गार्जियंस पधारे हैं, अभिभावक पधारे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले जैसे ही आदरणीय गणपत सिंह जी पधारेंगे, बाहर दीप प्रज्वलन के पश्चात और यहाँ अतिथियों के स्वागत के पश्चात हम सीधे कार्यक्रम को शुरू करेंगे। परीक्षा परिणाम हमने पहले से ही आप सबको हरिराम जी ने बता दिया है। सर के स्वागत के लिए हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टाफ है, वो सभी खड़े हैं वहां पर। कुछ ही क्षण के बाद हमारे बीच में पधारेंगे सर, और हम सबको अपने मोटिवेशनल स्पीच से हम सबको लाभान्वित करेंगे। देखिए, इस शिक्षा का मंदिर है। जब विद्या की बात होती है तब यही कहना चाहूंगा कि विद्या धन है सबसु मोटो। एक ऐसा धन है जिसको अपन न कोई चोरी कर सकता है। मान लो 4 भाई हैं, एक भाई अच्छा पढ़ा लिखा है, दूसरे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन परिवार की जो संपत्ति होगी वो तो बांटी जाएगी, लेकिन उसके पास जो टैलेंट है, जो होशियार है, जो विद्या है, वो नहीं बांट सकते। कहते कि विद्या धन है सबसु मोटो और सब धनसु है न्यारो रे, और चोर न कोई चिन्ह सके, न होवे बंटवारो रे, न होवे बंटवारो रे। कि मिनख जमारो मिलियो बावरा, मिनख जमारो मिलियो बावरा, बार बार नहीं आवे रे, और अनपढ़ इन जुगड़ा रे माई, अनपढ़ इन जुगड़ा रे माई, धोखा खावे रे, धोखा खावे रे। इसलिए हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। जिनको ये पुरस्कार मिला उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। कि फैल रही आज खुशहाली, फैल रही है आज खुशहाली, और अंतर मन में लाली, और विवेकानंद विद्यापीठ के सुंदर आयोजन के लिए बजा दो ताली। ये मोस्ट मेगा मोटिवेशनल सेमिनार कैरियर गाइडेंस, आप में से और किस किस ने भाग लिया हुआ है कैरियर गाइडेंस कार्यशाला में? ऐसे कौन है जिसने कैरियर गाइडेंस कार्यशाला में भाग लिया कभी भी? देखो, तो आपके लिए तो शुभ अवसर है, आज बहुत बड़ी बात है कि आज प्रथम बार आप इस कैरियर गाइडेंस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। एक अपन डायरेक्ट लाइव में जुड़ते हैं ना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो आज हम सबको यहाँ देखने को मिलेगा। विद्यापीठ का जो परिसर हम देखते हैं, विवेकानंद विद्यापीठ, बहुत अच्छी मेहनत करती है पूरी टीम। इनकी पूरी टीम की मेहनत को मैं, और इनके जो स्टाफ है,
सबसे पहले तो जो संरक्षक है करता राम जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर सा बिल्डिंग जो बना है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नया इस वाला जो सत्र है यहीं से प्रारंभ होगा। और साथ ही जो डायरेक्टर है राजजी पटेल, जो स्वयं इंजीनियर है, उनके अंदर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कुछ हटके करने की हमेशा रहता है कि कुछ नयापन करें, कुछ नई चीज बच्चों को मिले, इसलिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन वो करते रहते हैं। इनके साथी दाया बाया राज जी के हरिराम जी और विजय जी सुथार, जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की आपस में चर्चा करते रहते हैं। विशेष इनकी पूरी टीम, जितने भी स्टाफ है, हो सकता है मैं सभी को नहीं जानता हूं, ये पूरी टीम का परिणाम है। जितने भी स्टाफ है वो सब बहुत मेहनती हैं और उनकी मेहनत के कारण ही इस प्रकार के सुंदर आयोजन होते हैं बच्चों के लिए विशेषकर। और आज ये जो कार्यशाला आयोजित हम कर रहे हैं, इसका अधिक से अधिक हमें सुनना है, श्रोता के रूप में सुनना है। एक बहुत अच्छी कविता याद आ रही है, हम पढ़ते थे अखबारों में और आजकल तो मोबाइलों में देखते हैं कि नई नवेली दुल्हन ने आत्महत्या कर ली, या गैस स्टोव से या गैस से जली। क्या वास्तव में जली? कवि ने अच्छा लिखा है कि दूज वर की दूजी दुल्हन ने पहले दिन किचन में पाव रखा। दूज वर की दूजी दुल्हन ने पहले दिन किचन में पाव रखा और रह गई हक्का बक्का, और रह गई हक्का बक्का। क्या मुझसे पहले वाली को तू नहीं जलाया था? क्या मुझसे पहले वाली को तू नहीं जलाया था? अगर हां तो तुम घटिया कंपनी के हो, अगर ना तो तुम दुल्हन को क्यों जलाते हो? उसी समय उस सिलेंडर की आत्मा बोली, उसी समय उस सिलेंडर की आत्मा बोली, मेरी बहन तू कितनी है भोली, मेरी बहन तू कितनी है भोली। मैं तो था किचन में चश्मदीद गवाह, इसलिए हो गया हूं तबाह। मैं तो था किचन में चश्मदीद गवाह, इसलिए हो गया हूं तबाह। अब की बार मैं रियली फटूंगा, अब की बार मैं रियली फटूंगा। मेरी बहन तुझे नहीं, तुझे जलाने वालों को ले डूबूंगा, तुझे जलाने वालों को ले डूबूंगा। ये जो संदेश लिखा है, तुम्हारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया रे, तुम्हारा परदेसी में मोन घरे आविया रे। आविया भले आविया, भले आविया, भले आविया, आविया भले आविया, भले आविया, भले आविया। थोड़ी गोरा दियो डावे काला का गिरे, उतारी गोरा दियो डावे काला का गिरे। उमारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया रे, तुम्हारा परदेसी में मोन घरे आविया रे। थाने किनेरी करो रे मने मारी रे, ओ थाने किनेरी कारो में मने मारी रे। तुम्हारा मिठोड़ा में मोन घरे आविया, तुम्हारा परदेसी में मोन घरे आविया रे। थोने जिनोड़े घूंघटिए यूपी जो भूरे, थोने जिनोड़े घूंघटिए यूपी जो भूरे।
खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार, अरमानों का पवन महका छाए आज बहार। खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार, अब आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। फूलों और दीपों से हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। फूलों और दीपों से हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। आज खुशी के इस मौके पे झूमेगा परिवार, आज खुशी के इस मौके पे झूमेगा परिवार। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरमानों का पवन महका छाए आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार, अब आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। विवेकानंद जी के नाम से इस विद्यालय के प्रांगण में अभ्यदु कार्यक्रम प्रथम के हम सब के मार्गदर्शक, इतिहास विषय के विशेषज्ञ और हम सबको आज एक प्रेरणा के रूप में मार्गदर्शन होने वाला है, ऐसे प्रोफेसर आदरणीय GS राजपुरोहित सर, और इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले इस विवेकानंद विद्यालय के संचालक आदरणीय कृताराम जी, इंजीनियर राज के पटेल जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय बालकृष्ण जी, समस्त स्टाफगण, और आज इस कार्यक्रम के निमित्त जो प्रेरणा हम सबको मिलने वाली है उसके बीच में माध्यम बने ऐसे विद्यार्थी, और इस विद्यालय में आप सब ने अपने विश्वास के कारण ऐसे अभिभावक जिन्होंने इस विद्यालय में आपने अपनी बपोती, अपनी विरासत, आपकी एसेट्स सौंपी है कि इस विद्यालय के माध्यम से उनका कुछ आकार का रूप ले करके आपके सपनों को साकार करेंगे। ऐसे सारे अभिभावक बंधुओं, सच में तो मैं सुनने आया था, इसलिए मैं हीरालाल जी को कहा था कि मैं सुनूंगा, लेकिन परंपरा बड़ी उल्टी है। मिठालाल जी ने यहाँ बिठा दिया, मुझे अभी कहा तो मैंने मना किया था कि मैं बोलना नहीं चाहता। सुनना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मोटिवेशन स्पीकर के रूप में हम सबको उत्साह देंगे, तो मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में सुनूं और ऐसे आदरणीय गणपत सिंह जी का मार्गदर्शन मिले तो कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि खड़ा कर दिया है तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। दो यहाँ श्रेणियां हम लोग बैठे हैं। एक श्रेणी ऐसी है जो बहुत बालक है, वो सुनेंगे और शायद 1% भी उसका अनुसरण कर ले तो ठीक है, वो उस रास्ते पर बढ़ेंगे। लेकिन ठीक मेरे दाहिनी ओर जो श्रेणी बैठी है अभिभावक, वो संख्या भी बहुत अच्छी है।
वो एक अपनी आंखों से, नजरों से इस विषय वस्तु का प्रमाणीकरण करेंगे कि मेरी संतान और मेरा बालक ठीक मैंने सोचा वैसे विद्यालय में गया कि नहीं गया। इसलिए इन दोनों श्रेणियों के बीच में बोलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ आचार्यों ने आमंत्रित किया है। यहाँ के आचार्यों का आचरण देख करके ऐसा लगा कि उनके आचरण से सीखा जाता है। ऐसा परिसर के प्रवेश से लेकर के पूरे परिसर का दृश्य दिखता है। अभिभावकों से मैं एक विनती करूंगा कि देश में और देश में निवास करने वाले सब अभिभावकों की एक बड़ी कठिन समस्या है। हम बालक को विद्यालय में भेजते हैं तो मन में ये होता है कि वह रोजगार प्राप्त करेगा। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। रोजगार प्राप्त करना एक शिक्षा का आंशिक उद्देश्य है, एक छोटा सा उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य तो उसको जीवन जीने की कला है। इसलिए अभिभावक बंधुओं, कभी आपके बेटे को यदि सरकारी सेवा में अवसर नहीं मिले तो नाराज मत होना, लेकिन शिक्षा अवश्य प्रदान करना। और जब हम विद्यालय में भेजते हैं तो विद्यालय के शिक्षक का ये काम होता है कि विद्यार्थी के अंदर जो छुपी हुई ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकाले। ये उस तरसने का काम ये विद्यालय करता है। इसलिए उद्देश्य दोनों का स्पष्ट होना चाहिए। ईशोपदेश में कहा है, इतिहास के इतिहासकार बैठे हैं फिर भी बोलने का साहस करता हूं। ईशोपदेश में लिखा है कि ये जो सत्य है, ये सत्य स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। और ये पोषण, ये पृथ्वी को पालने वाले पोषक, इस सत्य के ऊपर जो स्वर्ण पात्र ढका हुआ है उसको हटाइए। हम उस सत्य के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। यह भारतीय दर्शन है, शिक्षा का आधार स्तंभ। और इसीलिए जब इस विद्यालय में आए तो सरस्वती वंदना, उनकी मोहली से स्वागत, तिलक से स्वागत, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके लिए शाबाशी है। लेकिन जब हम ऐसा सत्य के आवरण, सत्य के ऊपर के आवरण को हटाने का जब शिक्षक और विद्यालय काम करता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और उस बाधा को हटाने के लिए एक सामान्य शब्द का उपयोग होता है कि विद्यार्थी को लक्ष्यबद्ध होना चाहिए। लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्य सभी प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को रेखांकित सभी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी इस देश के विद्यार्थियों की भीड़ उस लक्ष्य तक प्राप्त नहीं जा पाती है, नहीं पहुंच पाती है। और हम कहीं न कहीं लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने से पहले लक्ष्य में अनेक सारी बाधाएं आती हैं। और वह बाधाएं यदि अभिभावक, विद्यार्थी और अध्यापक ये मिलकर के चाहें तो उन बाधाओं को हटा सकते हैं। और बाधाएं कृत्रिम होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। बाधाएं और विपत्तियों की खास बात यह होती है कि उनका कार्य टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, वो चली जाती है। यदि विद्यार्थी अपनी इंद्रियें, अपनी वासनाएं उस पर नियंत्रण रखें तो हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और जो जीवन में सोचा है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लक्ष्य के आधार क्या होने चाहिए? क्या सरकारी सेवाओं में जाकर के एक लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, यह हमारा लक्ष्य है? नहीं।
वो एक छोटा लक्ष्य है, लेकिन यदि वह उस सरकारी सेवाओं में जा करके एक अच्छे उद्योगपति बन करके, एक अच्छे व्यवसायी बन करके, एक बहुत अच्छे किसान बन करके, एक बहुत अच्छे पशुपालक बन करके, हम लक्ष्य में रह करके उस तक पहुंच करके बहुत सारे समाज की और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और इसीलिए ईशोपदेश आगे कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य है मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने के लिए विवेकानंद जी ने ठीक कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वल्लभ भारती। ये सुप्त सोई हुई शक्ति जो मानव समाज की है, आप उठिए, जागिए और तब तक न रुकिए जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर दें। ऐसे नाम से नामकरण के विवेकानंद जी के विद्यालय में आप पढ़ते हैं, इसलिए विवेकानंद जी आपके आदर्श होने चाहिए। आपको ध्यान होगा, हम पूर्णिमा, कल पूर्णिमा का दिन था, भगवान बुद्ध का दिन था। जब हम किसी साधना की ओर बढ़ते हैं, वो बालक सिद्धार्थ के मन में आया कि मुझे मन में शांति चाहिए, और शांति की खोज में राजपाट छोड़कर निकल जाते हैं। बहुत तपस्या करते हैं, शरीर पिघल जाता है, कपड़े जो तन के ऊपर थे वो नष्ट हो जाते हैं, और अंत में सिद्धार्थ खुद भटक जाता है कि मुझे कहीं शांति नहीं मिलती है। एक नदी के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं, और वहाँ एक गिलेरी उस नदी के अंदर किनारे जाती है, पानी में डूबका खाती है, बाहर आती है, रेत में लपेटती है, पुनः नदी में जाती है। यह बार बार कर रही है। वह बालक सिद्धार्थ उसको देखता है, और देखने के बाद उससे प्रश्न पूछता है कि गिलेरी बहन, ये तो बताइए बार बार क्यों कर रही हो ऐसा। तो गिलेरी का उत्तर हम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। गिलेरी कहती है कि मेरे बच्चों का हरण इस नदी ने कर दिया है, मेरे बच्चों को नष्ट इस नदी ने कर दिया है, और जब तक मैं इस नदी को सुखाऊंगा नहीं, इस नदी को हम सुखा नहीं दूंगी, तब तक मैं ये काम करती रहूंगी। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नदी को सुखा देगी एक गिलेरी। फिर सिद्धार्थ को रहा नहीं गया, और फिर प्रश्न पूछते हैं कितना समय लगेगा। गिलेरी तपाक से उत्तर देती है कि मुझे मेरा समय व्यर्थ नहीं करने दें, मुझे बातों में नहीं लगाएं, मैं मुझे काम की ओर लगाई हुई हूं, उस काम की ओर मुझे बढ़ने दें। इस जन्म में ही भले नहीं करूं, अगले जन्म तक मैं इसका काम पूरा करूंगी, लेकिन मैं इस नदी को सुखा के रहूंगी। ऐसा लक्ष्य और प्रण लेकर के काम करना, तब हमें सफलता मिलती है। और वही सिद्धार्थ पुनः इस प्रेरणा से, उस गिलेरी से प्रेरणा लेकर के उस तपोस्थली पर जाते हैं और भगवान बुद्ध बन जाते हैं। यह लक्ष्य और सफलता का रहस्य है। लेकिन हम ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए बाहर का वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इस विद्यालय ने ये मोटिवेशन, ये प्रेरणादायक आपके संवाद रखा है। ये बाहर का वातावरण का निर्माण है। यहाँ वक्ता जो बोलेंगे उनका उद्देश्य है कि आपके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाएं, ताकि आप उस रास्ते की ओर बढ़ जाएं। वरना आपके उस मस्तिष्क पर इतनी रेत की धूल छिप जाएगी कि आपको खुद को मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरी योग्यता क्या है और मुझे कहाँ बढ़ना है। और इसलिए ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन से, ऐसे गुरुओं के प्रेरणा से आप उस बहुत बड़े अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अभी हम बैठे थे, मीठालाल जी ने बार बार कहा कि शांत नहीं बैठना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। मैं मीठालाल जी इसका पक्षधर हूं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई, कक्षा सबसे अच्छी कौन सी? जो शांत बैठी हो। विद्यार्थी स्कूल का सबसे अच्छा कौन सा? जो शांत रहता हो। ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति का गुण नहीं है। अरे बच्चा तो नोटेरियस होगा, वो चंचल होगा,
वो शैतानी करेगा, वो नटखट कन्हैया बनेगा। यह हमारी शिक्षा की व्यवस्था है। आपको ध्यान होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा का उल्लेख है। बच्चा प्रश्न करता है, शिष्य उसका गुरु उसका उत्तर देता है, बार बार प्रश्न पूछता है, गुरु बार बार जिज्ञासा को शांत करता है। अभिभावक बार बार प्रश्न पूछते हैं, अभिभावक को बार बार जिज्ञासा को शांत करते हैं। यह हमारे शिक्षा का आधार है। जब जिज्ञासा की बात आती है तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपराओं में एक मुनि होते हैं और मुनि यज्ञ करते हैं। तो उनका बच्चा, उनका पुत्र बार बार अपने पिता से प्रश्न पूछता है, पिताजी इस यज्ञ में इस गाय को क्या करोगे? पिताजी कहते गाय ब्राह्मण को देंगे। पिताजी इन चावल को क्या करोगे? ये चावल है, ये हम गरीब को देंगे। पिताजी इन कपड़ों को क्या करोगे? ऐसे अनेक प्रश्न पूछता है और पिताजी झुंझलाहट में हो जाते हैं। लेकिन फिर बालक पूछता, मेरा क्या करोगे पिताजी? तो पिताजी ने कहा, तेरे को यमदूत को देंगे, यमराज को देंगे। और वह बालक यमराज की ओर बढ़ता है और यमराज के पास पहुंचता है, यमराज से प्रश्न उत्तर करता है और प्रश्न उत्तर करके यमराज उस बालक को जीवन और मृत्यु का पाठ पढ़ाते हैं। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार है। यह घटोपदेश की कथा आप सब जानते हैं। यह जिज्ञासा है, इसलिए बालक की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, प्रश्नोत्तर होना चाहिए। यदि हम जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे, एक आश्रम में बालक पूछता है, आप सब जानते भी होंगे, वो भगवान के पूछते हैं कि मैं कौन हूं? भगवान कहते तुम ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा हो। आप कौन हो गुरुजी? तो क्या हम ब्रह्मा, मैं भी ब्रह्मा हूं। तो ये सारा संसार दिख रहा है, ये क्या है? तो कहते हैं सर्वत्रम खलम ब्रह्मा, पूरा संसार ही ब्रह्मा है। यह जिज्ञासा है। और इसलिए इस देश की आजादी के बाद पहली बार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें जिज्ञासा का उल्लेख किया। मैं भी आग्रह करूंगा कि जिज्ञासा को जागृत करते रहें। आगे बढ़ाने का ये सबसे बड़ा आधार है। समय अभाव है, पत्र दे दिया है। आप सबसे मैं कहूँगा कि बालकों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का काम अभिभावक का नहीं है। बालकों की प्रतिभा को बाहर निकालने का काम यहाँ के शिक्षकों का है। और आपके इनके सर्वांगीण विकास के लिए जो जो उनके आयाम हैं उनको बाहर निकालिए, उन रास्ते की ओर उत्कर्ष कीजिए, ताकि ये यहाँ पावली के आसपास का बालक न केवल इस क्षेत्र का बल्कि वह भारत में अपना नाम रोशन करें। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उलसैतान सिंह जी सर को। सर ने बार बार अपने वक्तव्य में एक ही बात कही कि लक्ष्य है कि ऊंचे ऊंचे आसनों के चाह मन में पले तो थोड़े यश और थोड़े दाग मिल जाएंगे। ऊंचे ऊंचे आसनों के चाह मन में पले तो थोड़े यश और थोड़े दाग मिल जाएंगे। और लक्ष्य को अगर रखोगे जीवन में तो जो चाहे वो परिणाम आप पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में उपस्थित जिनको हम सुनने के बड़े आतुर हैं, जिनको मैं यही कहना चाहूँगा डॉक्टर गणपत सिंह जी के लिए कि सागर से भी बड़ा हृदय है, सागर से भी बड़ा हृदय है और सदा प्रभावित रहते हैं। सर आपके स्पीच की बातें यहाँ वहाँ सब कहते हैं, यहाँ वहाँ सब कहते हैं, क्योंकि सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। दुबले पतले हैं मगर गजब का जोश है इनमें। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर रख देना इस मंच को हिलाकर, रख देना इस मंच को हिलाकर और सबको लोट पोट कर देना भाषण का रस पिलाकर, सबको लोट पोट कर देना भाषण का रस पिलाकर। भाषणों में आपने अनेकों डुबकियां लगाई है, आप आज विश्राम लेना यह एहसास कराकर, यह एहसास कराकर एक नया सूरज उगाने के लिए आए हैं। डॉक्टर गणपत सिंह जी हमारे क्षेत्र में इस बार पहली बार आए हैं कि ये एक नया सूरज उगाने के लिए आए हैं और ये सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आए हैं, ये सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आए हैं। ये वो शख्स आग का दरिया जो आग पानी में लगाने के लिए आए हैं।
आदरणीय डॉक्टर गणपत सिंह जी। के लिए भी करनी है, पढ़ाई हमें इसलिए भी करनी है कि हम सच्चे मायनों में जो मनुष्य के रूप में आए हैं तो अपनी छाप छोड़ के जाएं। मैं आपको बताऊं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं आपके सामने जिन्होंने नौकरी को 1 साल या 4 महीने में छोड़ दिया। पसंद ही नहीं आई नौकरी, क्योंकि समाज के दबाव में, समाज के फलों के साथ साथ पढ़ के नौकरी तो ले ली, लेकिन नौकरी लगने के बाद में उनको अंदर से जाके लगा कि जो मैं चाहता हूं वो उसमें है नहीं, तो लोग नौकरी छोड़ देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नौकरी लगना ही सब कुछ है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नौकरी खुशी का कभी कारण नहीं हो सकता। नौकरी केवल एक रोजगार का माध्यम है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए आप पढ़ाई करो तो इस पर्पज से करो कि केवल नौकरी नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का आपको निर्माण करना है। आपको पुस्तकों से जो बातें सीखी है उसको जीवन में उतारना है। साल में एक आधी जीवनी पढ़िए किसी न किसी की। एक नियम बना लीजिए कि साल में एक व्यक्ति की जीवनी जरूर पढ़ेंगे। 2025 चल रहा है, किसी एक व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लाओ, और किसी की भी ऑटोबायोग्राफी 100, 150, 200 पेज से अधिक नहीं है। आप उसको पढ़िए। वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो आप 10 दिन में पढ़ लोगे और वो एक व्यक्ति के 50 साल का अनुभव होता है। बहुत कुछ सीख सकते हो आप उसमें। और आज की युवा पीढ़ी को मैं देखता हूं कि पुस्तकों से बहुत दूर हो गए हैं। हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है नहीं। आप अगर पीछे 1 साल की समीक्षा करोगे तो आपने कितना मोबाइल देखा है। हर दिन आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे होता है। हर दिन 6-7 घंटे अगर आप मोबाइल को दे रहे हो, उसकी जगह अगर आप 2 घंटे भी किसी पुस्तक को देते हैं तो एक पुस्तक 15-20 दिन में पूरी हो जाती है। और मैं मानता हूं कि जीवन में ये नियम बना लेना चाहिए एक विद्यार्थी को तो, और दूसरे व्यक्ति को भी, कि एक आधी जीवनी पढ़ते रहें। आपको बहुत सीखने को मिलता है। मैं और आप, हम दोनों में बड़ी समानताएं हैं। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। आप लोगों ने भी महानगरीय शिक्षा अर्जित नहीं की होगी, मैंने भी महानगरीय शिक्षा अर्जित नहीं की। आप लोग भी किसी बड़े अच्छे इंग्लिश मीडियम की विद्यालयों में शायद नहीं पढ़े होंगे और मैं भी नहीं पढ़ा हूं। सौभाग्य आपको भी किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नहीं मिला होगा और सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला। हमारे में बहुत समानताएं हैं। अब थोड़े थोड़े फर्क आएंगे। फर्क कहाँ आएंगे कि जब 12वीं कक्षा पास करके हम कॉलेज में आए तो उसके बाद दिमाग में केवल एक ही बात थी कि कोई भी नौकरी लग जावे तो बस ठीक है। इससे ज़्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि सपने तो वो व्यक्ति देखते हैं ना जिनके आसपास लोग हो। हमारे तो हालत ये थी कि गांव में भी कोई नौकरी में नहीं था, तो सीधी सी बात है कि जो पास में कोई नौकरी लगा हुआ नहीं है तो नौकरी का सपना नहीं आएगा। आज आप मेरे को देखोगे, आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे जैसा ही है। ये व्यक्ति उसी पृष्ठभूमि से है जिस पृष्ठभूमि से हम हैं। तो अगर ये व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। किसी को देख के ही ड्रीम पलता है, मस्तिष्क में उपजता है कि भाई हाँ ये ठीक है। तो जब हम 12th करके कॉलेज में आते हैं तो हमारे दिमाग में केवल इतना ही था कि बस कहीं नौकरी लग जाए तो ठीक है। और उस समय कोई भगवान का, या यूं कहिए कि पूर्व कर्म ही थे कि अच्छे लोग मिल गए, अच्छे साथी मिल गए और उनसे प्रेरित होते गए और सपने देखते गए कि ये करना है, वो करना है। धीरे 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 कभी भी कोई गलत संगत नहीं रही, कभी कोई गलत साथी नहीं रहा। जैसा पढ़ा 5 घंटे 4 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया। घर वालों ने ये कभी फ़ोन करके नहीं पूछा, ना तो उस समय हालांकि फ़ोन सुविधाएं भी नहीं थी, ये कभी नहीं पूछा कि बेटा बाड़मेर में क्या कर रहा है। भाई उन्होंने ये कहा था कि हम 4-5 साल तक आपको खर्चा दे देंगे, 5-7 साल तक, जितनी हमारी पहुंच है। पढ़ के अगर सफल हो जाओगे तो आपका जीवन बनेगा, और अगर आप वहां जाके हमारे से झूठ बोलोगे
उस पैसे को बर्बाद करोगे जो बड़ी मुश्किल से कमाया गया है, वहां जाके खुद की जिंदगी को अगर बर्बाद करोगे तो इसका लॉस आगे की पूरी जीवन आपको ही होना है। हमें तो क्या, हम तो आगे 20-30 साल के मेहमान हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो आया उसको तो जाना ही है। माता पिता का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, बाकी हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो हमारी हर चीज के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकें। और जैसे जैसे पीछे सपोर्ट आता गया, हमें भी लगता गया कि ये चीजें हमें ही ठीक करनी है और तो कोई करने वाला नहीं है। सच बताऊं, खूब पढ़ाई करी, किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना, कहीं इधर उधर सामाजिक कार्यक्रम वगैरह, ये अब सफल होने के बाद में आना जाना शुरू किया है। अभी तक सर स्थिति है कि मेरे गांव के बच्चे भी मुझे नहीं जानते। मुझे गांव के अंदर गलियों में अभी भी नहीं पता कि किस व्यक्ति का घर कहाँ है। मैं गांव के किसी बच्चे को साथ में बैठाता हूँ गाड़ी में, क्या अपने उस घर चलना है, क्या ओके मार से आना गोड़ी था ना घर लेना ला, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं गया ही नहीं। क्योंकि सर ये बात तय है कि पढ़ाई का लक्ष्य जीवन का निर्माण होता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज और मानता हूं कि हम जिस भूमिका में हैं उसको शिद्दत से निभाना चाहिए। अभी हम नौकरी पाने की प्रयास में हैं, तो मुझे लगता है 3-4 साल तक मर मिट जाना चाहिए, मर मिट जाना चाहिए, दफन हो जाना चाहिए किसी रूम के किसी कॉर्नर में जाके अपने स्रोतों के साथ में। 2-3 साल तक आप इस तरह से गायब होके देखिए, दूसरे या तीसरे साल आप एक नए रूप में बाहर आओगे दुनिया के सामने। आपका पूरा रूप ही बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपका ड्रास्टिक चेंजेस जैसे हम कहते हैं, पूर्ण सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एक बिल्कुल अलग रूप दुनिया के सामने आए, तो कम से कम 2-3 साल तक आप अपनी सामग्री के साथ में, अपने मटेरियल के साथ में, अपने लक्ष्य को लेके और किसी रूम में किसी कॉर्नर में घुस जाओ। ये सामाजिकता सब छोड़ दो, क्योंकि जितना आप अधिक सामाजिक होंगे उतना समय भी खराब होगा, और साथ साथ में और क्या होगा, और ये होगा कि समाज की नज़रों में आओगे, और समाज की नज़रों में आया हुआ व्यक्ति मुझे लगता है कि सफल होता नहीं है। जो अभी जैसे हिंदी का रिजल्ट आया सर, पॉलिटिकल साइंस का, प्रोफेसर का, परसों, तो हम लिस्ट देख रहे थे कि बाड़मेर से 15 बच्चों का प्रोफेसर में हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो लोग पहले लिस्ट चल रही थी कि इनका होने वाला था, फिक्स था, वो एक भी नाम उसमें नहीं था। उसमें वो नाम थे जो किसी ने नहीं सुने थे। तब मैंने कहा देखो ये है, एक बार मैंने आपको पहले कहा था, ये वो डार्क हॉर्स है जिनके ऊपर किसी ने दाव नहीं लगाया था और वही घोड़े जीते हैं। इन घोड़ों ने प्रचार नहीं किया, ये घोड़े कभी किसी अस्तबल में बैठे थे, दवा की तैयारी कर रहे थे, और रिजल्ट आते सुरमा बन के बाहर आ गए। और जिन्होंने खूब सारा प्रचार किया, मेरे इतने नंबर है, ये वो, हुआ क्या, फेल हो गए। अब नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करेंगे। इसलिए कहता हूं कि अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ में 2-3 साल आपके पास कंपटीशन के हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होके किसी एक आदि गुफा में घुस जाओ। गुफा का मेरा तात्पर्य है कि कोई रूम होगा, कोई कमरा होगा, कोई अलग शहर में चले जाओ, और ये रिलेशंस सब वगैरह पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप अगर जीवन में सफल हो गए तो सारे रिश्ते आपसे वैसे ही जुड़ जाएंगे, और असफल हो गए तो रिश्ते वैसे ही कट जाएंगे। ये सामाजिक रिलेशन बड़े कमज़ोर हैं। अब ये रिलेशन भी पद देख के किए जाते हैं, प्रतिष्ठा देख के किए जाते हैं। कोई आसपास के गांव में भी आईएएस बनता है तो कहते हैं कि ये तो हमारा भाई, हमारा पड़ोसी है। और अगर कोई अपराध करता है और रियल भाई भी है तो भी ये कहेगा कि मैं तो जानता ही नहीं। ये संबंध भी आपकी पद प्रतिष्ठा पे और कार्यों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका एक नया वर्जन बाहर निकले, तो दिखावे की दुनिया से दूर रहिए। आज के बच्चे मैं देखता हूँ, कोचिंग्स में आते हैं, मैं कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चे पढ़ते कम हैं और पढ़ाई का प्रदर्शन बहुत अधिक करते हैं। पढ़ाई का प्रदर्शन के आलम ये है कि व्हाट्सएप बंद करने की बात मैंने की है आज, कि बच्चों ये व्हाट्सएप टेलीग्राम बंद कर दो। 4 महीने रहे हैं, सेकंड ग्रेड की परीक्षा है,
तो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप बंद करने से पहले स्टेटस लगाया कि आज के बाद मेरा फोन बंद रहेगा। अरे ये प्रदर्शन फिर कर लिया, अब वो स्टेटस बार बार देखेगा कि किसने रिएक्ट किया है, किसने वापस कमेंट किया है, पूरा दिन इसमें चला जाता है। और हासिल क्या होता है? हासिल कुछ नहीं होता है, आप केवल और केवल अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। भले दुनिया के सभी मोटिवेटर्स का मोटिवेशन ले लो, दुनिया के सारी कोचिंग सेंटर से पढ़ लो, नौकरी तभी लगेगी जब आप अपने आप को तपाओगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, तब आप सफल हो पाओगे। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल नहीं कर सकता। स्वर्ग में जाने के लिए मरना स्वयं को पड़ता है। आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊं और सर ये मरे तो ठीक है, नहीं। अगर आप स्वर्ग से सुख भोगना चाहते हो तो मरना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हालांकि यह मरना भी नहीं होता है, सही बात तो ये है। यहां तो कितना आनंददायक होता है, ये पढ़ाई की लत लग जाती है ना एक बार, तो ये लत कभी नहीं छूटती। जब फिर कोई डिस्टर्ब करने आता है तो मन करता है कि उसको कह दूं भाई आगे से मेरे रूम में मत आना, पढ़ने दे। पढ़ने वाले बच्चों को 15 मिनट भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता है। इसलिए कहता हूं कि ये पढ़ाई के प्रदर्शन मत करना, सच में पढ़ाई करना। और सच में पढ़ाई करना का तात्पर्य ये होता है कि 2-3 साल जो भी आपके पास टाइम है, उस समय आप इस दुनियादारी से दूर हो जाएं, इस सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हो जाएं। एक आधा मार्गदर्शक रखें, जब जब दिक्कत आती है, अप्स डाउन आते हैं, उनसे बात करते रहें और खूब सारी मेहनत करें। सफलता तभी मिलेगी, अन्यथा आप केवल और केवल लोगों की नज़रों में आओगे, पहले प्रदर्शन करोगे, फिर फेल होंगे, फिर वही लोग आपको जीने नहीं देते हैं। इससे अच्छा है कि रिजल्ट देके सीधी बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं तो हर बार कहता हूं कि शब्दों से हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सामने वाला बहस करनी शुरू कर देगा। सबसे बढ़िया जवाब होता है परिणाम। और परिणाम तभी मिलता है जब हम वास्तव में साधना करते हैं। वो साधु सन्यासी व्यक्ति है और मन में अगर खोट लेके बैठा है तो भले वो 100 साल तपस्या करेगा, तब भी वो ईश्वर के नजदीक भी नहीं पहुंचेगा। और कोई वास्तव में तपस्वी व्यक्ति है और बड़ी पवित्र सोच के साथ बैठा है तो उसको बैठते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक कोई लक्ष्य जो है वो हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें वो बहुत बड़ा लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्रोफेसर पता नहीं कितना मुश्किल बनना होगा, लेक्चर पता नहीं कैसे होगा, आरएस पता नहीं कितना मुश्किल बनना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी परीक्षा को, किसी टारगेट को आप दिमाग में बहुत बड़ा बना लोगे तो फिर वो आपसे पास नहीं हो पाएगा। दिमाग में किसी समस्या को, किसी टारगेट को बड़ा मानना ही नहीं है, बस मेहनत तो करिए आप। एक कोलंबिया विश्वविद्यालय की कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें नोवाल की पुस्तक में पढ़ी कि एक बार एक गुरुजी पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ पढ़ा रहे थे, तो पीछे किसी शिष्य को नींद आ गई, तो उसको आंख लग गई, तो उसने सिर है वो टेबल पे रख के कोई 10-15 मिनट नींद ले ली उसने। और जब तक उसकी नींद खुली तब तक प्रोफेसर का लेक्चर पूरा हो गया। नींद खुली, उसने देखा कि बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे हुए पड़े हैं और सर चले गए। उसने कहा कि 2 होमवर्क ही होगा, मैं होमवर्क करके लेके आ जाऊंगा। उसने अपनी कॉपी में दोनों सवाल उतारे और वो घर आ गया। घर आने के बाद में पूरी मेहनत करी, प्रयास किया, पूरी रात खपा, दिन खपा। उसके बाद में एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया उसने 5-6 पेज के अंदर। एक गणित का प्रश्न 5-6 पेज में उसने बढ़िया सॉल्यूशन कर लिया, दूसरे का उससे सॉल्यूशन हुआ नहीं। तब उसके दिमाग में आया कि यार नहीं सोता क्लास में तो क्या पता ये दोनों सवाल हो जाते। दूसरे दिन जब वापस कॉलेज गया तो वापस गुरुजी ने क्लास शुरू की। उस बच्चे ने वापस पूछा कि सर कल जो आपने होमवर्क असाइनमेंट दिया था उसकी जिज्ञासा ये थी कि एक प्रश्न हुआ नहीं, वो करके दे देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मेरे को दोनों ही आ जाएंगे। कि सर कल आपने जो होमवर्क दिया था वो आपने अभी तक चेक नहीं किया सर, एक बार वो चेक कर लेते तो क्या उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। तो प्रोफेसर एकदम से सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो कल कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं, आपको होमवर्क ही नहीं दिया। तो कि सर वो
2 प्रश्न लिखे थे आपने क्लास में लास्ट में, तो सर को पता चल गया कि इसका मतलब ये सो गया था पीछे, इसको पता ही नहीं कि इस 2 सेंटेंस से पहले मैंने क्या बोला था। तो सर वो 2 सेंटेंस तब प्रोफेसर ने बोला कि ये वो 2 जो प्रश्न थे, ये गणित के ऐसे प्रश्न है जिसकी गुत्थी आज तक किसी से सुलझी नहीं है। तो वो 2 उदाहरण हैं जो हम गणित में पढ़ाते हैं कि इनके समाधान आज तक किसी भी दुनिया के गणितज्ञ को नहीं मिले हैं। तो उसने कहा सर एक तो मैंने कर दिया रात को, एक तो समाधान सर हो गया ये रहा। प्रोफेसर एकदम से सरप्राइज हो गए कि गणित की ऐसी अबूझ पहेली जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ इस बच्चे ने करके दे दिया, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। मुझे वैज्ञानिक का नाम नहीं आ रहा, गणितज्ञ का भी, मैं नाम भी बता दिया, वास्तविक कहानी है। और उस पेपर को पब्लिश किया गया, दुनिया भर में उस बच्चे को एक अलग पहचान मिली। उस बात के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर उसी स्टूडेंट को ये कह देते ना कि ये 2 प्रश्न आज तक दुनिया में किसी से नहीं हुए हैं, तो उससे भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दिमाग में बैठा देता कि दुनिया में किसी से नहीं हुए तो फिर मेरे से कैसे होंगी, कि तेरे गांव में कोई प्रोफेसर नहीं बना तो तू कैसे बनेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग क्षमता होती है। और उस बच्चे को नहीं पता था कि ये ऐसे प्रश्न है जिसका समाधान आज तक किसी के पास नहीं हुआ। ये पता होता तो वो प्रयास भी नहीं करता, मगर उसको ये बात पता नहीं थी। उसने अपना पूरा एफर्ट्स डाला तो उसको कर गया, ऐसा सवाल कर गया जिसकी गुत्थी किसी से सुलझी नहीं थी। इसलिए मैं ये बात आप सभी से वापस कहना चाहता हूं कि कोई भी टारगेट, चाहे देखो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS हो, चाहे RAS हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, कोई भी टारगेट अगर आपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लिया ना कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो वाकई में वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तो टारगेट के बारे में इतना नहीं सोचना है, हमें तो सिर्फ इतना सोचना है कि उसके पाठ्यक्रम को हम कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं, और जो बढ़िया पढ़ेगा वो निश्चित तौर पे उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी बातें पढ़ाई में आप अप्लाई करिए, और जितने सामाजिक रिलेशन वगैरह कम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और एक जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर मंच पे बोलता हूँ, पढ़ाई होती रहेगी, नौकरियाँ लगती रहेगी, सब चीज़ें होती रहेगी, नहीं भी लगती है तो भी कोई भूख नहीं मरता, क्योंकि नौकरी 2% लगते हैं, 98% लोग उनसे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, मैंने ये भी देखा है। मगर सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि आपका अच्छा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करना सीखिए, आप सच बोलना सीखिए, आप मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना सीखिए, आप सबके होने की कोशिश मत करिए। आप अगर सबको खुश रखना और सबका होने का प्रयास करोगे, जो व्यक्ति सबको खुश रखने का प्रयास करता है वो खुद दुखी होता है। जो व्यक्ति सबका होता है वो फिर किसी का नहीं होता। जो व्यक्ति सबके अनुसार चलता है वो खुद के अनुसार नहीं चल रहा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना व्यक्तित्व एक अच्छा रखिए। एक अच्छे व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूजा किसी पद की नहीं होती। पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है। 2 शिक्षक देखो, एक अच्छे शिक्षक है, एक शिक्षक ऐसे हैं जो शायद किसी गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं। है तो दोनों शिक्षक, मगर ध्यान रखना, आपने जीवन में खूब सारे शिक्षक देखे होंगे, आपको केवल वही शिक्षक याद है जिसने आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। इसलिए पद पे आने वाले व्यक्ति जो है सब प्रसिद्ध नहीं होते, और पद पे बैठा व्यक्ति पद के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त भी नहीं करता। प्रतिष्ठा मिलती है व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व और कृतित्व से। इसलिए आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत शानदार होना जरूरी है। आप किसी भी प्रकार के इस नशावृत्ति में नहीं होने चाहिए, आप गलत संगत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप गलत करोगे तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे वो लौट के आता है, और आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंस के साथ में बात नहीं रख पाओगे। आज आपने गलत कर लिया, मान लो किसी को नहीं पता है, फिर भी आपके अंदर एक खोखलापन रहेगा। 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बात नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको पता है उसने कभी न कभी गलत किया है। भली दुनिया को नहीं पता हो, लेकिन उसको खुद को अंदर से पता है, और वो व्यक्ति दुनिया को फेस भी नहीं कर पाएगा।
इसलिए भोलेपन में भी कोई ऐसी गलती मत करना, कि कोई ऐसे कृत्य मत करना कि जीवन भर आपको लज्जित होना पड़े, जीवन भर आपको खोखला रहना पड़े अंदर से। जो होना चाहिए वो ठोस होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। जो है वो ईमानदारी का और पवित्र होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। एक मनुष्य होना ही अपने आप में बड़ी बात है। इस पूरी पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव होना बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी खुद की शक्ल नहीं देखी है, आंखें नहीं है उनके पास। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की और खुद की आवाज भी कभी सुनी नहीं है, उनके पास में श्रवण शक्ति नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बोल के कभी अपनी बात कह नहीं सकते, उनके पास में बोलने की शक्ति नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी दौड़ भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास में पैर नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में हाथ नहीं है, वो हाथ से कोई काम नहीं कर पाते। इमेजिनेशन करिए आप, कम से कम आप पूर्ण मानव है, इससे कम क्या चाहिए? इससे कम आप सोचिए, इससे अधिक क्या हो सकता है? आप पूर्ण मानव है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जो भी आगे आप प्राप्त करोगे ये बहुत ईमानदारी से और ठोस तरीके से होना चाहिए। मैं YouTube के ऊपर कक्षाओं में खूब बातें कर चुका हूं कि पढ़ना कैसे है, बढ़िया कैसे पढ़ना है, मगर मैं आज जो बात कर रहा हूं ये व्यक्तित्व पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। अगर ये ठीक होता है तो आपको वैसे ही पढ़ना आ जाता है कि वास्तव में कैसा पढ़ना है। हम देखो दूर दराज क्षेत्रों में आते हैं, ये ग्रामीण एरियाज से आते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है, लेकिन एक कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा चुनौतियां व्यक्ति के सामने होती है वो व्यक्ति उतना ही अधिक मजबूती से निखर कर सामने आता है। आप मान सकते हैं कि जो बहुत कठिनाइयों से निकलता है व्यक्ति, वो बहुत मजबूत व्यक्ति होते हैं। जिसके सामने बहुत अधिक, जितनी अधिक चुनौतियां आती हैं वो उतना ही अधिक मजबूत व्यक्ति होता है। और जो आरामदायक टाइम होता है, जिसमें कभी जीवन में वंचना नहीं देखी हो, वो बड़े कमजोर व्यक्ति होते हैं। जब जो चीज आवश्यकता हुई, आपको वो चीज मिली, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं कर सकते, वो कभी चीजों की वैल्यू नहीं समझ सकते। इसलिए आप चीजों की वैल्यू करिए, आपके पास जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, प्रबंधन करिए, समय खराब मत करना। क्योंकि अगर टाइम खराब कर दिया तो ये हाथ से निकल जाता है और उसके बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि फॉर्म भरने के योग्य है कि नहीं है, उम्र निकल जाती है। और कोई भी काम मुझे लगता है कि टाइम पे होना चाहिए। अगर टाइम पे कोई काम नहीं होता है, बहुत बाद में जाके होता है, फिर उस कार्य की कोई रेलेवेंस नहीं रहता। तो कोशिश करिए कि समय पर सारी चीज़ें करें, अच्छे से करें और जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने जीवन में कोई गलत कार्य किए तो आप मान के चलना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लौट के आएंगे, और इतने बुरी तरीके से आएंगे कि आपने जो एक कृत्रिम तरीके से जो आपकी छवि बनाई है, वो छवि 1 मिनट में नेस्ता नाबूद हो जाती है। 1 मिनट में आपकी। गलत किए हुए व्यक्ति के गलत कार्य कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, इस बात को हमेशा याद रखना। एक 4 पंक्तियां आती है कि कोशिश कर हल निकलेगा। ये मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है। कई बार हम पहले बीच में शस्त्र डाल देते हैं, बहुत निकट पहुंच के हम हथियार डाल देते हैं, नहीं डालने होते हैं। मेहनत, मुझे लगता है कि 3-4 साल मेहनत करते हैं तो बहुत तरीके से करनी चाहिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और खाद डाल, बीज डाल, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। खाद डाल, बीज डाल, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत कर,
ताकत जुटा, हिम्मत कर, हौसलों को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया कोई 2-4 दिन पहले, बोले सर पोस्ट नहीं है, लाखों की संख्या में फॉर्म आ रहे हैं, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने कहा एक बात बता, सिलेबस पढ़ लिया? तो क्या हाँ सर। कितनी बार पढ़ा? एक बार हुआ है। फिर ये प्रश्न पूछना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि 500 नंबर की परीक्षा है, मुझे 320 नंबर लाके दे देगा 500 में से मात्र 320। कोई फिजिक्स नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है। 320 इसलिए कह रहा हूं कि मैं 383 लेके आया था, मैं 320 कह रहा हूं आपको। 320 नंबर लेके आएगा तो क्या सर ये तो बहुत मुश्किल है। जब 320 नंबर तेरे से मुश्किल है तो उस परीक्षा को पास करने की योग्य वैसे ही नहीं है। क्यों कम सीट होने का बहाना कर रहा है? जब आपसे 500 में से 65% नंबर आप नहीं ला पाते हो तो आप पूरी जिंदगी राजपत्रित अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक की तनख्वाह लेने और सेवा देने की अवसर के अंदर अपनी हिस्सेदारी क्यों मानते हो, जब आपको पता है कि आपके 65 नंबर ही नहीं आ रहे हैं। 100 में से 65 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो और फिर आप दोष ये दे रहे हो कि सीट कम है। इसलिए बेहतर ये है कि घर जा, किताबें खोल वापस, और इन सब चीज़ों से डिस्कशन से दूर हो और 4-5 बार शिद्दत से सिलेबस पढ़, अपना 100% दे, 5-4 बार रिवीजन कर, अभ्यास कर, इन 10 सीट में भी हो जाएगा। नहीं किया तो 1000 सीट में भी होना नहीं है। कठिन पेपर आते हैं तो सबके लिए आते हैं, सरल आते हैं तो सबके लिए सरल होते हैं। इसलिए बहानेबाजी छोड़िए, मेहनत करिए। और मैं तो क्या कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मगर साफ कहता हूँ कि जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक साधना नहीं करोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी मेहनत कीजिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भविष्य में भी जब कभी मेरी आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप डेफिनेटली याद कीजिएगा। आप जनरली जो बच्चे हैं, ये तो क्या है कि छोटे हैं तो अपनी बातों को अभी समझ नहीं पाते, और मुझे लगता है कि 12वीं तक के बच्चों को तो मौज करने देनी चाहिए। ये जैसा करे उनको आप करने दो, खेलने कूदने सब काम करने दो, बस गलत काम नहीं करें। 12वीं के बाद ही इनकी जीवन, असली जीवन की चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में नौकरी लगने के बाद में कठिनाइयाँ और बढ़ जाती। बेरोजगारी का दौर फिर भी ठीक होता है जब ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती आपसे और आप 12 ही घंटे पढ़ पाते हैं। नौकरी के बाद आपको किसी न किसी की अंडर में रह के काम करना होता है, तब हालत आपकी और ख़राब होने वाली, आपकी स्वतंत्रताएं छीनने वाली होती है। जो व्यक्ति 25 साल से आज़ाद घुमा हुआ हो, उससे एकदम से बंधन डाले जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट को कहता था कई बार, ये नौकरी लगना करना सब आसान है, इसके बाद इसको करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आपने हमेशा स्वतंत्रताएं देखी है, आपने ये नहीं देखा कि आपको कोई कंट्रोल कर लेगा या आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे तब आपकी हालत कैसी होगी। तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। 12वीं के बच्चे हैं तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि खूब खेलिए, कूदिए, मौज करिए, बस अपने गलत रास्तों पे नहीं पड़ना है और बढ़िया पढ़ाई करनी है कॉलेज में आके। और जो मेहनत करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, ये बात तय है। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी रखती नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना मिल जाएगा, दिखावा करोगे तो लास्ट में दिखाने के लिए रिजल्ट आपके पास होगा नहीं। और अगर ठोस तैयारी करोगे तो ये 12वीं के परसेंटेज वगैरह काम आते नहीं है। ठोस तैयारी वाला बच्चा आगे किस लेवल पे जाएगा अंदाजा ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपने ये मौका दिया। भविष्य में भी मेरी कभी आवश्यकता होगी मैं डेफिनेटली यहाँ पे पधारूंगा। आप सभी ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित साहब कि सर आपके उदात्त व्यक्तित्व का आलोक सदा प्रगति पथ को प्रकाशित करता रहे। आपके कार्य के प्रति निष्ठा और लगन सदैव युवाओं को प्रेरणा देती रहे और आपका आशीर्वाद सदैव इन बच्चों को मिलता रहे, सदैव इन बच्चों को मिलता रहे। आपके विचार हमारे आदर्श हैं, आपके विचार हमारे आदर्श हैं, आपकी स्मृति हमारी पूंजी है, आपके संस्कार हमारी दौर है और आपका आशीर्वाद हमारी शक्ति है, आपका आशीर्वाद हमारी शक्ति है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सुश्री मनीषा जी गहलोत आज के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। सुश्री मनीषा जी गहलोत आइएगा। सर्वप्रथम माँ शारदी को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अतिथिगण एवं युवा साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ जो मैंने खुद ने लिखी है मेरे आदर्श मेरे प्रिय गणपत जी सर के लिए। मैंने पहले कभी इतिहास के बारे में एक मिथ सुना था। मैंने एक इतिहास के बारे में मिथ सुना था कि हिस्ट्री एक बेवफा रात को पढ़ो और सुबह सफ़ा। शायद उस समय में और मेरे इतिहास को उस सैलाब से मुशातिर नहीं थे जिन्होंने अपने कड़े संघर्ष और लगन की दास्ता से हम जैसे थके हारे बेसहारा इतिहास प्रेमियों को अपने गांवों में रहकर सपना बुनना सिखाया, मानवता के इतिहास का पाठ पढ़ाया, रोमांचित अतीत पढ़ाकर जिन्होंने हमें भविष्य का ज्ञान कराया। उनसे मिलने को मन बेकरार था, मानो केवट को श्री राम का इंतज़ार था। सोचा था एक अरसा गुजर जाएगा उनके चरण छूने में, मगर वक्त ने कुछ इस कदर करवट बदली, मानो भगवान खुद चले आए इस भक्त के घर अपने विजय रथ को लेके। शायद मेरे लिए आज यह एक हसीन सपना सा हो, संघर्ष की इस मैराथन में सर आप जैसी राह दिखाने वाला कोई अपना सा हो, तो कभी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं हम, जब तक मंजिल न मिले थकेंगे नहीं। अगर साथ हो आपसे गुरु तो मिलेगा मुकाम हमें। धन्यवाद मेरे प्रिय गणपत सर, मेरे आदर्श। विवेकानंद विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनके संरक्षक श्रीमान करता राम जी जो करते ही रहते, कुछ नया से नया करते ही रहते हैं, और जिनके डायरेक्टर हैं राज जी पटेल जो सबके दिलों में राज करते हैं। वो इंजीनियर है, कुछ न कुछ हमेशा नयापन करने के उनमें चाहते, कहते किसी को परवाह ताज की, किसी को परवाह ताज की, किसी को परवाह काम काज की, और राज जी को परवाह है इन तमाम विद्यालय की, इसलिए कुछ नयापन करते रहे। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर आयोजन के लिए। अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगा विजय जी सुथार, आइए अपने स्पीच के लिए श्री विजय जी सुथार। सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर विराजमान डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित एवं अतिथिगण का मैं पावली की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाले युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की भांति डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय गुरुजी के बारे में 4 पंक्तियां कहता हूं कि सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं। अरे यारों, मेरी कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं डॉक्टर गणपत सिंह जी का नाम लिखता हूं। जब मैं डॉक्टर गणपत सिंह जी का नाम लिखता हूं, शायद आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो कहो वो कम है, लेकिन किसी कवि ने कहा कि ये हुनर ये रहनुमाई, ये हुनर ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने भर में, लेकिन डॉक्टर गणपत सिंह जी जैसी शख्सियत नहीं देखी। मैं कोई मार्गदर्शक तो नहीं, लेकिन युवा साथी और प्यारे विद्यार्थी जो मेरे सामने विराजमान हैं, उन सब के लिए कुछ पंक्तियां कहूँगा जो सर अक्सर कहा करते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर,
आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। रहा संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर अक्सर वही निकलता है, सूर्य बनकर अक्सर वही निकलता है। धन्यवाद। ओ मारा मिठोड़ा में मोन घरी आविया रे, ओ मोरा परदेसी में मोन घरी आविया रे। थोनी मुतिड़ा सूले में बाधाए रे, थोनी मुतिड़ा सूले में बाधाए रे। ओ मारा मिठोड़ा में मोन घरी आविया रे, ओ मारा परदेसी में मोन घरी आविया रे, आविया। पधारो साथी मारी राजस्थान, लुगड़ों करो सम्मान, अतिथि आवो मारो घर में। पधारो साथी मारी राजस्थान, लुगड़ों करो सम्मान, अतिथि आवो मारो घर में, आवो मारो घर में। ओहे रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान, चोखा मिनखारी खान, उभा में थारे स्वागत में। ओहे रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान, चोखा मिनखारी खान, उभा में थारे स्वागत में, थारे स्वागत में। राजस्थानी आव अदर में रेवे है सबसू आगे, मेहमाना रे चूरे चूरमो घी जाए पीपो लागे। करे हताया हाथ री ए मेहमानों रे सागे, ओ तो अपनो घर है अइया मेहमानों को लागे, अइया मेहमानों को लागे। पधारो साथी मारी राजस्थान, लुगड़ों करो सम्मान, अतिथि आवो मारो घर में। ओहे रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान, चोखा मिनखारी खान, उभा में थारे स्वागत में, थारे स्वागत में। राजस्थानी जुबान माथे इन धरा पर घना देवी कुर्बानी, मर्यादा में रहनो जाने राजस्थान री नारी। इज्जत सारू भिड़े भयंकर, पड़े है सौ पर भारी, आ तो पड़े है सौ पर भारी। पधारो साथी मारी राजस्थान, लुगड़ों करो सम्मान, अतिथि आवो मारो घर में। ओहे रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान, चोखा मिनखारी खान, उभा में थारे स्वागत में, थारे स्वागत में। राजस्थान री माटी में बस महक प्रेम की आवे, आवे अतिथि इन भूमि पर सब सु घुल मिल जावे। लखन चौधरी राजस्थान री महिमा श्रीमुख गावे, एक बार जो अठे पधारे आठे रो हो जावे, वो तो आठे रो हो जावे। पधारो साथी मारी राजस्थान, लुगड़ों करो सम्मान, अतिथि आवो मारो घर में। ओहे रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान, चोखा मिनखारी खान, उभा में थारे स्वागत में, थारे स्वागत।